ओके। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संजय सर स्वागत करते हैं आपका। बच्चों, क्लास में थोड़ी सी मिसकन्फ्यूजन हो गई थी और क्लास में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से क्लास पता नहीं चल पाई और दूसरी क्लास जो है कंटिन्यू थी। तो अभी हम आपकी क्लास ले रहे थे, लगभग 30-35 मिनट हम पढ़ा चुके हैं, तो फिर से हम स्टार्टिंग से क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि क्लास जो है आपकी कंटिन्यू हो जाए फिर से। तो जितने भी बच्चे हैं सबको हमारी तरफ से गुड आफ्टरनून। क्लास पता नहीं चल पाई और दूसरी क्लास जो है कंटिन्यू थी, तो अभी हम तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए जो है। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। स्टार्टिंग से क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि क्लास जो है आपकी कंटिन्यू हो जाए फिर से। तो सभी बच्चे, सभी आप लोग लाइव हो जाइए जो है। बच्चे हैं सबको हमारी तरफ से गुड आफ्टरनून। देखिए, आप लोगों की आज की जो क्लास थी वो चित्रकला की क्लास थी, ठीक है। तो जल्द से जल्द सभी लोग, लेकिन हम दूसरी क्लास कंटिन्यू हो गई थी वो मिसकन्फ्यूजन की वजह से। तो हम फिर से इससे नए सिरे से स्टार्ट करते हैं और आपको कुछ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए और क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए देखें, हम देखिए मित्रों, इसे नए सिरे से स्टार्ट करते हैं और आपको कुछ देखिए बच्चों, कल का जो क्लाइमेट था वो बहुत ही गड़बड़ था यहाँ पर, चूँकि बारिश और तूफान दोनों चीज़ें थी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी और नेट कनेक्टिविटी दोनों डिस्टर्ब थी। और अभी हमने क्लास को कंटिन्यू किया है बहुत प्रयास के बाद जो है, और कोशिश थी कि आपको क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, बट थोड़ी सी टेक्निकल मिसकन्फ्यूजन की वजह से जो है आपकी क्लास हम 40 मिनट पढ़ाते रहे और पता नहीं चल पाया कि आपकी कौन सी क्लास कंटिन्यू होनी थी, ठीक है। तो आप जान नहीं पाए कि कौन सी क्लास हमको लेनी थी, बट यह है कि चलिए देर सही से आपके सामने आया हूँ। तो फिर से हम आपको बता दें कि आज की जो क्लास थी वो चित्रकला की क्लास थी, चित्रकला का उद्भव एवं विकास, ठीक है। और थोड़ा सा आप स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करिए। आपका जो टॉपिक है मित्रों वो है चित्रकला का उद्भव एवं विकास, ठीक। और आप जानते हैं कि जो चित्रकला है, चित्रकला क्या है, वो कला का ही एक क्या है, अंग है, ठीक। कला के मूलतः कितने पार्ट होते हैं, वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला, ये 3 भाग होते हैं, वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला, ठीक। अब प्रश्न ये है कि कला किसे कहते हैं, कला होती क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं कला क्या होती है, कला किसे कहते हैं, व्हाट इज आर्ट। देखिए, कला किसी भी व्यक्ति के आंतरिक मन की वह बाह्य अभिव्यक्ति होती है जो मन को आनंद एवं शांति प्रदान करे। देखिए, परिभाषा हमने लिखा हुआ है कि देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि भाई हमें आज पढ़ना है चित्रकला। तो चित्रकला सबसे पहले हमें कहाँ दिखाई देती है, इसका प्रमाण सबसे पहले कहाँ दिखता है। तो सबसे पहले चित्रकला हमें उच्च पुरापाषाण काल में दिखाई देती है, ठीक है। चित्रकला का सबसे पहला प्रमाण भारत में कहाँ दिखाई देता है, उच्च पुरापाषाण काल में। और अगर आप देखें तो जो आपका उच्च पुरापाषाण काल है, जो आपका उच्च पुरापाषाण काल है वो किसका अंग है, वो अंग है आपके पुरापाषाण काल का। देखिए, कहा जाता है कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो फिर पुरापाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इसी उच्च पुरापाषाण काल में पहली बार हमें चित्रकला का प्रमाण मिलता है, ठीक है। यानी भारत में चित्रकला का जो जन्म है वो
किस काल में है? उच्च पुरापाषाण काल में। और इसी के साथ साथ हमें इसी काल में मूर्तिकला का प्रमाण भी मिलता है। ठीक है, इसी काल में हमें मूर्तिकला का प्रमाण भी मिलता है। और आप जानते हैं कि मूर्तिकला जो है ये इलाहाबाद में लोहदा नाला से पाई गई है। मूर्तिकला इलाहाबाद में लोहदा नाला से एक हड्डी की बनी हुई मातृदेवी की मूर्ति मिली है। इलाहाबाद के लोहदा नाला से एक हड्डी की मातृदेवी की मूर्ति पाई गई है। ठीक, तो यह दो चीजों को इंगित करती है, एक कला के दूसरे प्रारूप यानी मूर्तिकला का जन्म, और दूसरा तकनीकी डेवलपमेंट, और तीसरा हड्डियों का प्रयोग। अभी तक मानव पत्थरों का प्रयोग कर रहा था। यानी कहने का मतलब है कि मानव के जीवन में यह जो उच्च पुरापाषाण काल है इसका बड़ा अपना महत्व है, क्योंकि कला के दो प्रारूपों का जन्म इसी काल में दिखाई देता है। और कला का जो तीसरा प्रारूप है वास्तुकला, कला का जो तीसरा प्रारूप है वास्तुकला, यह हमें मध्य पाषाण काल में दिखाई देगा। ये कब दिखाई देगा? मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में दिखाई देता है। ठीक है, अब बात आती है, जैसे हमने कहा कि भाई चित्रकला हमें पढ़ना है आज की क्लास में, और बड़ी देर से हम पढ़ा भी रहे थे इसी चीज़ को, लेकिन किसी भी चीज़ को जब दोबारा रिपीट करना होता है तो थोड़ा सा वो फ्लुएंस नहीं आ पाता है, या वो फ्लुएंसी नहीं आ पाती है जो पहली क्लास में होती है। लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चित्रकला सबसे पहले हमें उच्च पुरापाषाण काल में दिखाई देती है, जो किसका अंग है? कला का अंग है। ठीक है, तो कहते हैं कि फिर प्रश्न उठता है कि कला क्या है? भाई चित्रकला किसका अंग है? कला का अंग है, तो कला है क्या? व्हाट इज द आर्ट? कला क्या है? तो कला के बारे में हमने कहा कि मनुष्य के आंतरिक मन की वह बाह्य अभिव्यक्ति जो मन को शांति एवं आनंद प्रदान करे। यानी कहने का मतलब है कि हमारे मन में जो कहीं न कहीं जो भावनाएं होती हैं, जो किसी भी वस्तु विशेष का जो चित्र मेरे मन में होता है। अब सपोज करिए कि किसी एक भगवान बुद्ध का अगर मेरे मन में एक चित्र है, तो हम जब उस चित्र को किसी पटल पर या दीवार पर या छत पर जब हम क्या करते हैं? उतारते हैं। जब हम उस चित्र को एक दीवार पर क्या करते हैं? उतारते हैं, तो वो उस चित्र का बाह्य अभिरूप हुआ, और उस चित्र को देखकर हमें आनंद की क्या होती है? अनुभूति होती है, मन को शांति मिलती है। तो वो क्या है? कला है। तो कला का जो मूल उद्देश्य होता है, उस कला से हमें सुंदरता का, सुख का, आनंद का आभास होना चाहिए। ठीक, ये वो विशेषताएं हैं जो कला की मूल विशेषताएं मानी जाती हैं। फिर से अगर आप परिभाषा देखिए, मनुष्य का आंतरिक मन, मनुष्य के आंतरिक मन की वह बाह्य अभिव्यक्ति जो मन को शांति एवं आनंद प्रदान करे, उसे कला कहा जाता है। ठीक, तो इसी कला का एक भाग है क्या? चित्रकला। इसी कला का एक भाग है चित्रकला, जो पहली बार हमें कब दिखाई देती है? उच्च पुरापाषाण काल में दिखाई देती है। तो पहली बार उच्च पुरापाषाण काल में जब ये कला दिखाई दे, तो प्रश्न ये है कि चित्रकला है क्या? भाई चित्रकला किसे कहोगे आप? चित्रकला आप किसे कहेंगे? तो चित्रकला की जरा परिभाषा देखिए। चित्रकला किसे कहा जाता है? जब मनुष्य किसी धरातल पर रंग एवं रेखाओं के माध्यम से लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई और गोलाई जैसी ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग करके जब किसी चित्र का आभास किया जाता है, तो उसे चित्रकला कहते हैं। ठीक, परिभाषा को फिर से सुनिए। अब देखिए, उसको व्यवहारिक समझिए। जैसे मान लो हमने एक ऐसी रेखा खींची, ये ज्यामिति रेखा हो गई, और ये बोर्ड क्या है? एक पटल है। जैसे यहां पर देखिए, किसी धरातल पर, तो धरातल क्या हुआ? ये बोर्ड हुआ। ये बोर्ड मित्रों क्या हुआ? एक धरातल हुआ। अब देखो, मान लीजिए ये हमने एक रेखा खींची, ये अभी क्या है? ये ज्यामिति रेखा कह सकते हो आप इसको।
ये दूसरा, इसको लंबाई भी आप कह सकते हो, ठीक। और अगर हम इसको मिला दें तो ये चौड़ाई हो गई, ठीक। और अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये भाग गोलाई हुआ, ठीक। और अब देखिए, ध्यान से समझिए। तो अगर देखिए यहां हमने ये बना दिया, ये हाथ बना दिया, ये रेखाओं का ही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम, ठीक। देखिए रेखाओं का उपयोग हो रहा है, लंबाई भी इसमें दिख रही है, चौड़ाई भी दिख रही है, ऊंचाई भी दिख रही है, गोलाई भी दिख रही है, ठीक। और एक हमने धरातल का भी उपयोग किया, और ओवरऑल जब हमने सब कुछ खींच दिया तो एक चित्र का आभास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो आभास हो रहा है वही क्या है, चित्रकला है। तो हमने वही परिभाषा में कहा है, देखिए किसी धरातल पर रंग एवं रेखाओं के माध्यम से लंबाई, ऊंचाई, गोलाई, चौड़ाई जैसे ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग करके जब किसी चित्र का आभास किया जाता है तो उसे चित्रकला कहा जाता है, ठीक। तो ये तो रही चित्रकला की परिभाषा मित्रों, ये क्या हुई, चित्रकला की परिभाषा। अब बात करते हैं कि चित्रकला का उद्देश्य क्या होता है, चित्रकला को बनाने का उद्देश्य क्या है। तो चित्रकला को बनाने का उद्देश्य क्या है उसको देखिए। देखिए चित्रकला का उद्देश्य क्या है, मनुष्य ने चित्रकला को क्यों बनाया, उसका मूल उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य इतिहासकारों ने यह बताया कि मानव ने चित्रकला को जन्म क्यों दिया। तो मनुष्य का पहला उद्देश्य लोगों ने यह बताया है कि मनुष्य अपने शिकार की उपलब्धियों को व्यक्त करना चाहता था। यानी मानव जब जानवर का शिकार करता था तो जब सफलतापूर्वक उस जानवर का शिकार कर लेता था तो वह उस उपलब्धि को कैसे संरक्षित करता, कैसे बचा के रखता कि आगे आने वाले लोग भी ये जान पाते। तो इस उपलब्धियों को उसने संरक्षित करने के उद्देश्य से मनुष्य अपनी शिकार की उपलब्धियों को व्यक्त करना चाहता था। यानी कहने का मतलब है कि उसने जो शिकार करने की परंपरा को जन्म दिया वह शिकार भी उसके जीवन की क्या थी, एक उपलब्धि थी। उन उपलब्धियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से उसने जिस कला को जन्म दिया उसे चित्रकला कहा गया, ठीक। तो ये पहला कारण बताया गया। दूसरा कारण क्या बताया गया, कहते हैं कि दूसरा कारण इतिहासकारों ने माना कि चित्रकला मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं अंधविश्वास का परिणाम थी। यानी उसने चित्रकला का जो प्रारंभ किया वह कहीं न कहीं टोटका या जादू की वजह से किया। लोगों का यह कहना है कि मनुष्य जो है जब किसी जानवर का शिकार करना होता था, जैसे सपोज करिए कि उसे हाथी का शिकार करना है, तो वह मनुष्य क्या करता था, टोटके के रूप में, जादू के रूप में उस हाथी का चित्र वह पहले अपने घर में क्या करता था, दीवालों पर, छतों पर, फर्शों पर उसको पहले बना लेता था। और अगर उस जानवर का सफलतापूर्वक चित्र वो बना लेता था तो उससे क्या होता था कि उसकी ये मान्यता थी कि उस जानवर का शिकार करना तब उसके लिए आसान हो जाता था। ऐसा ये कहीं न कहीं अंधविश्वास है। तो इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जादुई से या टोटका जैसी परंपरा के कारण मनुष्य ने चित्रकला को जन्म दिया। यानी अपनी शिकार की उपलब्धियों को सफल बनाने के लिए उसने उस जानवर के शिकार को पहले बनाया जिसका वो शिकार करने जाता, ठीक है। तो टोटका के रूप में उसने शिकार की चित्रकला की पद्धति को जन्म दिया। मनुष्य चित्रकला को जादू एवं टोटका के रूप में प्रयोग किया। ये मानते थे कि शिकार करने के पूर्व उस जानवर का चित्र बनाने से शिकार करना आसान हो जाएगा। ये इनकी क्या थी, मान्यता थी, ठीक है। ये इनकी क्या थी, मान्यता थी। लैपटॉप बैटरी चार्जर दो। अब देखिए ये तो हो गया उद्देश्य, ये हो गया आपका क्या, उद्देश्य। अब बात करते हैं कि चित्रकला का क्षेत्र कहां कहां था, चित्रकला का क्षेत्र कहां पर था, ठीक है। तो चित्रकला के क्षेत्र को अगर हम देखें, एक मिनट बच्चों,
अब आप देखिए कि चित्रकला का क्षेत्र कहाँ कहाँ था, ठीक है। तो चित्रकला के क्षेत्र को देखिए, कहा जाता है कि चित्रकला उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती जहां पर मनुष्य का आवास था, क्योंकि सीधी सी बात आप जानते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल का जो मानव है, यानी पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का जो मानव है, ये वहीं पर पाया गया है जहां पर पानी और शिकार करने के लिए पत्थर, ये दो चीजें उपलब्ध हो। अगर ये दोनों चीजें जहां पर मनुष्य के लिए प्राप्त हुई हैं, मनुष्य वहीं पर क्या है, पाया गया है। क्योंकि प्रारंभिक तौर पर मनुष्य क्या था कि आप देखेंगे कि संस्कृतियों का विकास वहीं पर पाया गया है जहां पर जो है क्या है, ऐसी नदियां हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से बही हैं। क्यों भाई, सीधी सी बात है, मनुष्य का जीवन पूरी तरह कच्चे मांस पर निर्भर था और वह कच्चा मांस वह शिकार से पाता था। शिकार किससे करेगा? पत्थर से करेगा। तो पत्थर कहाँ मिलेगा? पहाड़ों में मिलेगा। तो पहाड़ में रहेगा लेकिन उसे भोजन के साथ पानी भी चाहिए, तो पानी नदियों में मिलेगा। तो ऐसी नदियां जो पहाड़ी क्षेत्रों से बही हैं, वहीं पर इसका क्या होगा? आवास होगा। तो वहीं पर चित्रकला भी होगी। तो भारत में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में पटड़े एक स्थान है जहां पर शुतुरमुर्ग के अंडे पर यह चित्रकला पाई गई, ठीक, सबसे पहले। उसके बाद कर्नाटक में आइए, कर्नाटक में बेल्लारी मुख्य केंद्र है। बेल्लारी में ये चित्रकला पाई गई है। माने वहां पर दीवारों पर, फर्शों पर और सतह पर नीचे बलनाड, एडकल, ये कर्नाटक के चित्रकला के क्षेत्र माने गए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र और सिंघनपुर, सब के सब जो है आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं। ऐसे पहाड़ी क्षेत्र जहां नदियां भी हैं और पत्थर भी हैं। मिर्जापुर, ये भी आपका पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर चित्रकला के बड़े स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तीसरा यम्पी, यम्पी में भीमबेटका, ये चित्रकला के लिए पूरी तरह क्या है? फेमस है। कहा जाता है कि भीमबेटका में जो चित्र पाए गए हैं वो पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य काल तक के चित्र हैं, यानी इसमें गुप्त काल के वल्लभी वंश के चित्र भी पाए गए हैं। और भीमबेटका के जो चित्र हैं वो उसमें कई तरह के चित्र आप पाएंगे। कहते हैं चित्रों का स्तरीकरण दिखता है यहां से। तो चित्रों का स्तरीकरण कैसे दिखता है? देखिए, यहां पर जो पूरा पाषाण काल के चित्र हैं वो शिकार से जुड़े हुए चित्र हैं, यानी उसमें मनुष्य को शिकार करते हुए दिखाया गया है। और मध्य पाषाण काल के जो चित्र यहां से पाए गए, मध्य पाषाण काल के जो चित्र हैं उसमें कहीं न कहीं ग्रामीण जीवन को दिखाया गया है। ग्रामीण जीवन को दिखाया गया है, मनुष्य एवं जानवर की मित्रता को दिखाया गया है। मनुष्य एवं जानवर की मित्रता को दिखाया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रक्रिया का जन्म हो चुका था। अब मनुष्य पशुओं से प्रेम करना शुरू कर दिया था और एक ग्रामीण जीवन की शुरुआत भी हो चुकी थी, क्योंकि अब मैदानी क्षेत्रों में आवास निर्मित होने लगे थे। तो कहीं न कहीं भीमबेटका की चित्रकला से हमें पूरा पाषाण काल की चित्रकला और मध्य पाषाण काल की चित्रकला, इसके साथ साथ नव पाषाण काल की चित्रकला भी दिखाई देती है। क्योंकि यहां से बहुत सारे ऐसे चित्र पाए गए हैं जिनमें कृषि पद्धति के चित्र बने हैं, घुड़सवार का चित्र बना हुआ है, जानवर को चराने का चित्र बना हुआ, एक चरवाहा जानवर को चरा रहा है, एक आदमी दूध निकाल रहा है। तो ये दिखाता है कि नहीं, ये इससे ये पता चलता है कि मानव के जीवन में ग्रामीण पद्धति का विकास धीरे धीरे होना शुरू हो चुका था। एक समूह की संकल्पना बनने लगी थी, एक समाज का निर्माण होना शुरू हो चुका था। तो चित्रकला जो है वो कहीं न कहीं हमारी जानकारी का एक बहुत बड़ा माध्यम भी है। हम चित्रकला से मानव जीवन में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तन को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, आसानी से उसको हम समझ सकते हैं। तो यहां पर देखिए तो कहीं न कहीं सामाजिक परिवर्तन को ही दर्शाता है। आप नव पाषाण काल में आएंगे तो कृषि पद्धति का चित्र है, घुड़सवार का चित्र है, यहाँ पर जानवर दोहने का चित्र है। तो जो ये दिखाता है कि नहीं, धीरे धीरे मानव संस्कृतियों में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ समय के साथ साथ। यानी मानवीय संस्कृति के विकास को चित्रकला के माध्यम से पूरी तरह क्या किया गया? दर्शाया गया है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए जोगीमारा, ये मध्य प्रदेश की गुफा है जो बेहद फेमस है चित्रकला से। इसके अतिरिक्त उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी चित्रकला के बृहद प्रमाण पाए गए हैं।
कहा जाता है कि ये तो हमने बताया कि चित्रकला का भौगोलिक विस्तार। ठीक, अब देखते हैं कि चित्रकला से संबंधित विद्वान कौन कौन से हैं जिन्होंने चित्रकला पर रिसर्च किया है, जिन्होंने चित्रकला पर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसमें सबसे बड़े विद्वान हैं बॉड्रिक। बॉड्रिक ने किताब लिखी थी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। बॉड्रिक ने एक किताब लिखी थी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। बॉड्रिक, इनकी किताब का नाम है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। ये बहुत फेमस किताब है। इसमें प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला को दिखाया गया है और साथ साथ भारत की चित्रकला की तुलना स्पेन की चित्रकला से की गई। इसके बाद एक विद्वान है पिगाट, जिन्होंने दूसरी किताब लिखी थी प्री हिस्टोरिक इंडिया। एक विद्वान है पिगाट, इन्होंने दूसरी किताब लिखी थी प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया, ठीक है। तो ये दो बड़े अहम विद्वान हैं और ये दोनों किताबें बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये चित्रकला से जुड़ी हुई किताबें। इसके बाद जो है कहा जाता है चित्रकला के बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे स्टुअर्ट पिगट, आल्चिन दंपति, आपके कॉकबर्न, डीएस गार्डन। ये ऐसे महान विद्वान हैं जिन्होंने चित्रकला पर बहुत अहम योगदान दिया है। डीएस गार्डन, ये कॉकबर्न हो गए, और इसके बाद जो है हल्धर महोदय को ले लीजिए, एसी हल्धर, आल्चिन दंपति, आल्चिन दंपति, और आपके गार्डन चाइल्ड, ये भी महान विद्वान थे, गार्डन चाइल्ड। इसके साथ साथ कहा जाता है आधुनिक भारत में एक विद्वान थे जिनका नाम था आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के समकालीन थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, अभी नहीं याद आ रहा मित्रों, याद आ जाएगा तो हमको बताते हैं आपको। अच्छा, मध्य भारत में जो चित्रकला का सबसे बड़ा जानकार है वो है पर्सी ब्राउन। ये लोग चित्रकला में अपना महान योगदान दिए हैं, ठीक है। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने बात किया कि चित्रकला का जन्म कब हुआ, चित्रकला है क्या, चित्रकला पार्ट किसका है, चित्रकला का उद्देश्य क्या था, चित्रकला का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, चित्रकला से जुड़े हुए विद्वानों के नाम की चर्चा हमने किया। अब हम थोड़ा सा हमने ये भी चर्चा किया कि उनमें परिवर्तन क्या दिखता है, ये भी देखा गया, ठीक। अब हम देखेंगे कि ओवरऑल चित्रकला की विशेषता क्या है। अगर आपसे कहा जाए कि चित्रकला की विशेषताएं बताइए, तो चित्रकला की विशेषता देखिए, ठीक है। विशेषता यानी प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला, ठीक है, इसको प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला कहिएगा। यहां पर हम ओवरऑल चित्रकला की विशेषता नहीं बता रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की विशेषता की बात हो रही है, ठीक है। तो पहली विशेषता है कि इस समय चित्रकला पहाड़ की गुहाओं में छतों, दीवालों एवं फर्शों पर बना है। और सीधी सी बात है कि मनुष्य जहां रहेगा वहीं पर चित्रकला दिखाई देगी। तो पहली विशेषता कि जो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला है वह सामान्य रूप से पहाड़ की गुहाओं में, उनकी छतों पर, दीवालों पर एवं फर्शों पर क्या है, बना हुआ। ये पहली विशेषता। जिनमें लाल रंग, देखिए दूसरी विशेषता, जिनमें लाल रंग। अब देखिए इस लाल रंग का निर्माण किससे हुआ है, इस लाल रंग का निर्माण हिरौजी से हुआ है। ये एक पौधा होता था
जिसके बीज को सिल और पत्थर पर क्या कर लिया जाता था, उसको रगड़ लिया जाता था। ठीक। और दूसरा माना जाता है कि गेरू का उपयोग भी इन्होंने लाल रंग के निर्माण में किया है। तो लाल रंग का उपयोग किया है, दूसरा काला रंग का उपयोग किया है, काला रंग। और ये काला रंग किससे बना है, कोयले से। ये काला रंग किससे इन्होंने बनाया है, मानव ने कोयले का बनाया है। ठीक। और तीसरा सफेद रंग, तीसरा जो रंग है वो है सफेद रंग, जिसको इन्होंने खड़िया मिट्टी से बनाया है। किस मिट्टी से, खड़िया मिट्टी से बनाया है। तो चित्रों में 3 रंगों का इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया है। इसका मतलब है कि अलंकरण की पद्धति से, सुंदरता के भाव से ये लोग धीरे धीरे क्या हो रहे थे, परिचित हो रहे थे। इनको पता चल रहा था कि रंगों के उपयोग से चित्रों में सुंदरता का क्या होगा, सुंदरता में वृद्धि होगी। इसका मतलब कि अलंकरण और सुंदरता के भाव से इस काल के लोग धीरे धीरे परिचित होना शुरू हो चुके थे। कहा जाता है इन रंगों को और चमकदार बनाने के लिए इसमें जानवरों की चर्बी उपयोग करते थे। इसमें जानवरों की क्या करते थे, चर्बी उपयोग करते थे। ठीक है। और जानवरों की चर्बी ये लोग क्या करते थे कि जो जानवरों का जो कूल्हा होता है, जैसे बड़े जानवर जो होते हैं उनका जो कूल्हा होता है, उस कूल्हे को बर्तन के रूप में उपयोग करते थे और उसमें जानवरों की चर्बी को क्या करते थे, पीसते थे, छोटे छोटे में उसको एक लिक्विड फॉर्म में उसको बना लेते थे। और इन रंगों में मिलाने से क्या होता था कि एक प्राकृतिक रंग का निर्माण होता था। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं विज्ञान और तकनीक का डेवलपमेंट भी इस चित्रकला के माध्यम से हम क्या कर सकते, परख सकते हैं, देख सकते हैं मित्रों। ठीक। दूसरा, जो पहाड़ की जो दीवारें होती थी, जो छत होती थी, उस पे ये जहां पर चित्र इनको बनाना होता था तो वहां पर क्या करते थे, ये पत्थर से जो है उसको काट काट के एक निश्चित शेप दे देते थे। ठीक। यानी एक पहले खाका बना लेते थे कि हमें इतने दूरी में चित्रों का निर्माण क्या करना है ताकि पानी के बहाव को वहां पर किसी तरह से रोका जा सके। एक बॉर्डर लाइन ये बना देते थे। तो उसको आप कह सकते हैं कि इसको क्या कहेंगे, इसको इस तरह से कह सकते हैं कि चित्र की सीमा रेखा को निर्धारित करना, चित्र की सीमा रेखा बनाना। यानी कहने का मतलब है कि ये पत्थर से कुरेद कर बॉर्डर लाइन बना देते थे। ठीक। ताकि पानी वगैरह का रिसाव वहां पर न हो। ठीक। अब देखिए, कहते हैं चित्रों के निर्माण में सीधी, वक्र, ज्यामिति आकृतियों का प्रयोग किया गया है। चित्र निर्माण में, अब इससे आप ये नहीं कह सकते कि इनको गणित का ज्ञान था, गणित का ज्ञान नहीं था, लेकिन जिन रेखाओं का इन्होंने उपयोग किया वो रेखाएं गणितीय रेखाएं थी जो बाद में आगे चलकर पता चली। चित्र निर्माण में ज्यामितीय रेखा, आयताकार एवं वक्राकार रेखाओं का उपयोग किया गया है। भाई सीधी सी बात, आप कोई भी रेखा खींचोगे वो गणित के किसी भाग से ही क्या होगी, जुड़ी होगी। ठीक है। खटकोण के आकार भी पाए गए हैं। कहते इन ज्यामितीय आकार था, इन ज्यामितीय आकारों का जो प्रयोग था, इनको लोग जो है प्रकृति की शक्ति एवं जादू माने प्रकृति की शक्तियों से जोड़कर देखते थे। इनका मानना होता था कि ये जो रेखाएं हैं ये प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं। माने ज्यामिति जो रेखाएं हैं इनको लोग जो है प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक मानते थे, ज्यामितीय रेखाओं को। इसीलिए आप इनका प्रयोग जो है बहुतायत देखते हैं। ज्यामितीय रेखाओं को प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक मानते थे, प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक मानते थे, प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक मानते थे, प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक मानते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग जो है इनकी चित्रकारी में बहुतायत हमको दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद अब बात आती है कि ये बनाते कैसे थे, माने वो तकनीकी यंत्र कौन से थे। तो कहा जाता है कि जो तुलिका होती, जिसको ब्रश कहते हो आप, तुलिका निर्माण के लिए रेशेदार लकड़ी का उपयोग करते थे। तुलिका जिसे आप ब्रश कहते हैं, तुलिका के लिए रेशेदार लकड़ी, तुलिका के लिए रेशेदार लकड़ी या
बांस, देखिए बांस का भी उपयोग इन लोगों ने किया है उस ब्रश को बनाने में, आप समझ रहे हैं नहीं। इसके बाद कहा जाता है या तो नरकुल, नरकुल, बांस या नरकुल का उपयोग करते थे, नरकुल का उपयोग करते थे, नरकुल का उपयोग करते थे, बांस या नरकुल का उपयोग करते थे। और सीधी सीधी कहा जाए तो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला में हमें सृजनशीलता, सौंदर्य बोध, अभिव्यक्ति, रचना कौशल, ये सारी विशेषताएं दिखाई देती है। बात समझ रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि इस काल की कला में, इस काल की कला में हमें क्या क्या दिखता है? नंबर 1 सौंदर्य बोध, यानी इनको सौंदर्य बोध था, सौंदर्य बोध, तभी तो रंगों का प्रयोग किया। नंबर 2 रचना कौशल, रचना कौशल, यानी कहने का मतलब है कि इनकी निर्माण शक्ति, रचना कौशल माने क्या होता है? क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इनको क्या है पता चले, चाहे आप इसको सृजनशीलता कह सकते हैं। सृजनशीलता थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सृजनशीलता का मतलब होता है जब आप नवीन निर्माण करें, सृजनशीलता। और इनके लिए चित्रकला क्या थी? एक नवीन निर्माण था चित्रकला इनके लिए। भाई इसके पहले ये चित्रकला थोड़ी देखे थे, इन्होंने एक नई परंपरा को जन्म दिया ना, एक नई परंपरा को जन्म दिया। और इसे इन्होंने क्या दिखाया? अभिव्यक्ति कौशल। चित्रकला को इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति कौशल का क्या बनाया? माध्यम। यानी इनकी चित्रकला जो है इनके अभिव्यक्ति कौशल का भी क्या है? प्रतीक है। तो ये चित्रकला की क्या थी? विशेषताएं थी। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा मित्रों। और बहुत ही पश्चाताप के साथ कहना पड़ रहा हमको कि थोड़ी सी गलती की वजह से आज आप लोगों को बहुत माने कंप्लीट एक क्लास नहीं मिल पाई जो है। और फिर भी हमने संक्षेप में कोशिश किया कि हम आपको चित्रकला समझा दें, और थोड़ा सा इसको आप लोग रिवाइज करके देख लीजिएगा, क्योंकि हम 30-40 मिनट तो अतिरिक्त पढ़ाते रह गए, पता ही नहीं चल पाया जो है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने चित्रकला पर ही डिस्कस किया कि चित्रकला की शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, कला क्या है, इसका विस्तार क्षेत्र क्या है, उद्देश्य क्या था, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। ठीक है, बस यह है कि क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से जल्दी जल्दी हमने क्लास को कवर किया है। ठीक है, और कोशिश होगी कि इस तरह की पुनः गलती न हो, आप लोगों को कन्फ्यूजन न हो मित्रों। ठीक है, और कला का जो योगदान है वो बहुत ही बड़ा है हमारे जीवन में। ठीक है, तो अगली जो क्लास होगी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा हम फिर से आपको रिमाइंड करा देंगे या रिवाइज करा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर हम